बीच में अलग बैठा हूँ इसलिए बात नहीं करेगा। हाँ चलो। लास्ट क्लास में डिस्पर्शन स्टार्ट किए थे जस्ट, है ना। इसको फिर से एक बार डिस्कस करके डेफिनेशन लिखे देना बस, तो डायग्राम आज बनाएंगे, ठीक है। डिस्पर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि ये भी एक लाइट का फिनोमिना ही है, इज अ फिनोमिना ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन था, है ना, वैसे ही डिस्पर्जन भी एक लाइट का फिनोमिना है, जहां पे व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का मतलब क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये 7 कलर्स जब हम मिक्स करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में, तब बनेगा व्हाइट कलर, ठीक है। और जब इस व्हाइट लाइट को हम एक प्रिज्म से पास कराते हैं, एक सेकंड डायग्राम बनाए थे अपन प्रिज्म का, है ना? ये व्हाइट लाइट आई यहाँ पे, आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्रिज्म वो रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी, बेंड होने के बाद जब वो अंदर जाएगी ना, तो हर कंपोनेंट का कलर, हर कलर का जो लाइट है, स्पीड है, वो अलग अलग होगी ग्लास में। एयर में सबकी स्पीड सेम थी, 3 × 10⁸, बट अंदर जाने के बाद सबकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी। दे विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, जिससे वो बनेगी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। एक बार रिफ्रैक्शन हुआ और जब दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा तो ये और बेंड होंगे एंड अल्टीमेटली वी विल गेट अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। आप एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे हम। फोटोग्राफिक प्लेट आपकी एक लाइट सेंसिटिव प्लेट होती है, जब उसमें कोई कलर पड़ता है तो वो कलर का एक प्रिंट हो जाता है वहां पे। तो जब आप इसको पलटा के देखेंगे तो यू विल सी कि सबसे ऊपर में रेड कलर है और सबसे लास्ट में आपका वायलेट है। मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ है, वायलेट का। तब तो सबसे नीचे तो आपका वायलेट आया ना, रेड सबसे कम डेविएट हुई है। अगर आप ये लाइट को एक्सटेंड करोगे तो एक्चुअली इसको ऐसा जाना चाहिए था, बट रेड इतनी डेविएट हुई, ऑरेंज इतनी, येलो इतनी, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुई है। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ है, वायलेट का, ठीक है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस टाइप का आपको एक बैंड मिलेगा। इसी फिनोमिना को हम डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो अपन डेफिनेशन क्या लिखे थे, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। समझ में आ रही है बात ना, ये डेफिनेशन था, ठीक है। तो डायग्राम नहीं बनाए थे आप लोग ना, डायग्राम इसको बना लेना। डायग्राम बनाए थे क्या, नहीं ना, तो ये वाला डायग्राम एक बना लो, तो वापस अच्छे से बनाओ के। ठीक है, ये पहले बनाना, उसके बाद फिर इसी को हमने जब फ्लैट किया तो ये ऐसा दिखेगा, ये भी बनाना, समझ में आया? हाँ जी, कौन सा, ये लास्ट लैब नहीं, ये फोटोग्राफिक पेज है जो यहाँ रखी है। इसको मैंने ऐसा फ्लैट कर दिया, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये आपकी व्हाइट लाइट,
व्हाइट लाइट आप बोल सकते हो सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट, ये एक व्हाइट लाइट है, कैंडल का व्हाइट लाइट। आपको तो 5 हो गए ज्यादा नहीं, देखते ऊपर। हाँ व्हाइट लाइट हो गया, ये आपका प्रिज्म हो जाएगा। एंड इसको दे देना स्प्लिटिंग। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। ठीक हो गई तो फिर एकदम लाइन से डिस्कस। हो गया। अब रीजन अगर पूछेंगे तो वही जो मैंने आपको बताया कि सबका स्पीड अलग अलग होगा ग्लास के अंदर, इसलिए सब अलग अलग रिफ्रैक्ट हुए हैं, तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं सारे। ठीक है, का रीजन लिखते नीचे, लिखना द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, the speed of light in vacuum is same for all wavelength. The speed of light in vacuum is same for all wavelength. For all wavelength. सबका अलग अलग वेवलेंथ है लाइट का। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? जैसे हम किसी भी लाइट को इस तरह से वेव के फॉर्म में बताते हैं, हमने डिस्कस किया था ना, जब लाइट पढ़ रहे थे तो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बात की थी इसके बारे में, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, राइट। तो ये जो वेव है ना, इसका इस अपर पार्ट को हम क्रेस्ट कहते हैं और लोअर पार्ट को ट्रफ। ऐसे ही फिर ये क्रेस्ट हो जाएगा, फिर ये ट्रफ हो जाएगा। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। वेव कितनी बड़ी है, एक वेव कितनी बड़ी है, फिर तो रिपीट ही हो रही है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट तक का डिस्टेंस या इस ट्रफ से अगले ट्रफ के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसका वेवलेंथ अगर आप ज्यादा बोलोगे तो ये वेवलेंथ कम है, राइट। इसका वेवलेंथ कम हुआ ना, ये ज्यादा है ना डिस्टेंस। वेवलेंथ एक तरह का डिस्टेंस ही है, राइट। लेंथ बोला ना, वेवलेंथ, वेव की लेंथ, एक वेव कितनी बड़ी, समझ में आ रहा है? तो ये वेव बड़ी है, वेवलेंथ इसका ज्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है। तो हर कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो जब अपन बात करेंगे ग्लास की, तो हर वेवलेंथ की लाइट अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ, बट द स्पीड इन मीडियम, but the speed in a medium, but the speed in a medium, but the speed in a medium। अच्छा, ये जो डिस्पर्जन है इसका, इस टाइप का कहीं ऑब्जर्व किए आप लोग पहले कभी, प्रिज्म का छोड़ के? वाटर में किए, मतलब एक तो चलो रेनबो हो गया जो आप स्काई में करते हो, कई बार नीचे पानी में भी ये चीज दिखती है, क्योंकि वाटर भी आपका एक मीडियम हो गया, जस्ट लाइक ग्लास इज अ मीडियम,
वैसे वाटर विल बी अ मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम, तो जहां भी मीडियम चेंज होगा ना वहां पे व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होगी। हाँ मीडियम चेंज होगी ना। ग्लास प्रिज्म कहाँ, ये तो है ग्लास प्रिज्म। स्लैब, स्लैब में आपके दोनों सरफेस पैरेलल होते हैं ना, जो दोनों सरफेस है ना वो पैरेलल है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है ऊपर से। ये जो प्रिज्म है ये मटेरियल भी अलग है, जो आपका ग्लास स्लैब है वो अलग मटेरियल है और इसका अलग मटेरियल है, ठीक है। हाँ क्या लिखे हैं, बट द स्पीड इन अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, बट द स्पीड इन अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, रेड लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो वायलेट का सबसे शॉर्टेस्ट होगा। रेड और वायलेट एक दूसरे से ऑपोजिट है ना, एक कम डेविएट हुई है और एक सबसे ज्यादा डेविएट हुई है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रेड लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ whereas violet has shortest wavelength, whereas violet has shortest wavelength, whereas violet has shortest wavelength। समझ में आ रहा ना वेवलेंथ। नेक्स्ट लाइन में लिखना, हाई high refractive index means, high refractive index means more bending, high refractive index means more bending। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़े अपन रिफ्रैक्शन में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो हमें बताता था कितना बेंड हो रही है लाइट, न्यू n21 याद है, sin i by sin r is equals to n21, उसी समय पता चलेगा ना कि कितना बेंड हो रहा है। r का वैल्यू निकाल सकते हैं, आई अगर मुझे आई पता है तो मैं आर का वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो। रिफ्लेक्शन में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आई और आर बराबर ही होते हैं इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या लिखे, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मोर बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट, ऑफ अ रे ऑफ लाइट, मोर बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट। ठीक है, और एक लाइन और लिखना, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिलेटेड है, तो लिखना, more wavelength corresponds to less refractive index, more wavelength corresponds to less refractive index, more wavelength corresponds to less refractive index। तो अब तीनों को रिलेट करेंगे तो क्या होगा, रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए बेंडिंग भी सबसे कम। समझ में आ रही बात। तो शॉर्ट में इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, रेड लाइट के लिए, रेड के लिए वेवलेंथ, ऐसा अप एरो मतलब इंक्रीजेस या हाईएस्ट, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो रहेगा इसलिए बेंडिंग भी लो। समझ में आ रहा जो लिखा हूं ऊपर में, रेड लाइट के लिए वेवलेंथ ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, बेंडिंग कम होगा। और वायलेट के लिए जस्ट ऑपोजिट, वायलेट क्या होगा, वेवलेंथ कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसलिए बेंडिंग भी ज्यादा। ठीक है, इसको लिख लेना नोट करके। वो बैंड ऐसे ही बनना चाहिए, ठीक है, वायलेट नीचे रेड ऊपर, इसका मीनिंग है एक, ऐसा अपनी मर्जी से रेड नीचे वायलेट ऊपर नहीं बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाई डज रेड लाइट बेंड्स लेस देन द वायलेट लाइट, तो अपन ये बता सकते हैं कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बेंडिंग भी कम होगी। क्लियर है? गिव रीजंस पे क्वेश्चन इस चैप्टर से गिव रीजन ज्यादा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग डालना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो बैंड बनाया ना तुमने ये, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हेडिंग है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स मतलब क्या हुआ इस वर्ड का पूरा लाइन का? पहले वो व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के अंदर गई तो वो स्प्लिट हुई अपने 7 कलर्स में। अब रिकंबाइन का मतलब क्या होगा? ये फिर से कंबाइन करके व्हाइट बनेगी। तो वो कैसे होगा देखो, क्या करेंगे यहाँ पर? ऑलरेडी एक प्रिज्म हमने ऐसा लगाया हुआ है, दूसरा प्रिज्म इसके इन्वर्टेड पोजीशन पे लगाएंगे लाइट प्रिज्म। एक ने स्प्लिट किया, दूसरा कंबाइन करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसको बना लो डायग्राम मेरे साथ। एक प्रिज्म डिस्पर्जन कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? रिकॉम्बिनेशन। इसी फैशन में लगाएंगे तभी ऐसा होगा, ठीक है। वरना अगर आप दूसरे को भी ऐसे ही खड़ा कर दोगे तो वो और रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। आप क्लास 8 में आप लोग लाइट पढ़ते थे ना, ये ऑपोजिट काम कर रहा है ना, मतलब जो ये इसको स्प्लिट कर रहा है ना, तो ये क्योंकि ये इन्वर्टेड पड़ा हुआ है तो इसके ऑपोजिट वर्क कर रहा है। अगर आप इसको भी ऐसे ही रख दोगे तो ये और रिफ्रैक्ट करेगा, जैसे कि ये कर रहा है। तो कैसे करेगा? तो अगर आप फिर अंदर जाके रिफ्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन लिखना नीचे। इफ टू आइडेंटिकल प्रिज्म, if two identical prism, if two identical prism, if two identical prisms are placed parallel to each other, are placed parallel to each other, are placed parallel to each other, in upside down position, in upside down position, एक का upside down है, in upside down position with each other, in upside down position with each other, then the light dispersed by first prism, then the light dispersed by first prism is recombined by the second prism, is recombined by the second prism, is recombined by the second prism. ठीक है, समझ में आया? This happens because, क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरा प्रिज्म पहले के ऑपोजिट वर्क कर रहा है. This happens because dispersion produced by first prism
dispersion produced by first prism is equal and opposite to that of the second prism. Is equal and opposite to that of the second prism. ठीक है, second prism is equal and opposite to that of the second prism. ठीक है, नेक्स्ट इन डालना रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, अभी तक अपन वही पढ़ रहे हैं बट अभी कुछ टर्म्स देखेंगे. रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. लास्ट क्लास में एक एंगल ऑफ डेविएशन देखे थे, याद है? लास्ट क्लास में एकदम, और जहां मैंने एक ही लाइट में बनाई थी लाइक दिस. ये आपका प्रिज्म है, एक लाइट में अंदर गई, राइट? एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर. दिस विल बी द नॉर्मल. ठीक है, एंड इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, अगेन यहां के दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, ये रहा नॉर्मल. नाउ रेयर टू डेंसर है कि डेंसर टू रेयर है? डेंसर टू रेयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर. ये नॉर्मल के पास आ रही थी लाइट, यहाँ पे नॉर्मल से दूर जा रही है. समझ में आ रहा है? दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. और हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का कैसा पढ़ा था? दिस ऐसा और फिर ऐसा, ये था ना. इमर्जेंट रे वाज पैरेलल टू इंसिडेंट रे. इमर्जेंट रे मतलब जो स्लैब से बाहर निकल रही है, और इंसिडेंट रे जो स्लैब के अंदर जा रही है. वो दोनों एक दूसरे से कैसी थी? पैरेलल. बट यहां दोनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे. दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, राइट? अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करो और इसको पीछे, तो आपको एक एंगल दिखेगा दोनों के बीच में, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. इतने एंगल से लाइट डेविएट हुई है, वरना वो स्ट्रेट जाती अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो. ये प्रिज्म था, उसके कारण इतने एंगल से लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, डेविएट हो गई. इसलिए इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन. समझ में आ रही बात? ठीक है. मैं सुना किसी ने बोला सर इसमें डिस्पर्जन क्यों नहीं हो रहा है, किसी ने बोला ना. मान लो कोई एक सिंगल कलर की लाइट है, रेड लाइट है, वो तो डिस्पर्स नहीं होगी. और समझ रहे? तो जस्ट टू शो हाउ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन अ प्रिज्म, हमने एक लाइन बनाएंगे बस. समझ में आ रहा है? आप चाहते तो पिछले डायग्राम में भी कर सकते थे, बट कितना सारा एंगल बनता ना वहां पे. जैसे मैं बनाया भी था ना सबसे फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ अच्छा दिख रहा है ना एकदम. तो इससे एक जस्ट एक रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक रे बना दी. समझ में आ रहा है? मतलब अगर एग्जाम में आपसे डिस्पर्जन पूछे क्या है ना, तब वो डायग्राम बनाना जहां पे आप व्हाइट कलर को स्प्लिट कराओगे. दैट इज व्हाट इज डिस्पर्जन मींस. ठीक है, हमें अगर डिस्पर्जन फिनोमिना शो करना है तो व्हाइट लाइट लेंगे और उसको डिस्पर्स कराएंगे 7 कलर्स में. बट अगर आपको बोला है कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, मतलब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं. है ना क्लियर? तो यहाँ आपको एक्चुअली ये पूरा फिगर जो बनाया ना अपन, इसके कारण ही बनाएंगे. जैसे ये पूरा फिगर अपन बनाते थे किसके कारण? लैटरल डिस्प्लेसमेंट के कारण. इमर्जेंट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे, और इसका नाम क्या था? लैटरल डिस्प्लेसमेंट. इसके पहले इन्वर्जन बोल दिया था क्या ना? लैटरल क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट, अपनी जगह से शिफ्ट हुई है यानी डिस्प्लेस हुई है. इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, शिफ्टिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. अगर नहीं होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. तो ये तो शिफ्ट हुई है ना अपनी जगह से. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ डेविएशन. समझ में आ रही बात? ठीक है. और ये आपका होता है एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ए से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, इसको डायग्राम बना लो, फिर मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ. डायग्राम बना लो.
इसको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें का नाम दे देते हैं ABC, इंसिडेंट रे को दे देते हैं PQ, ठीक है। उसके बाद इसको दे देते हैं अपन EF, रिफ्रैक्टेड रे अंदर की, और बाहर का ये हो जाएगा आपका RS, इमर्जेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, IR स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट रे, ER स्टैंड्स फॉर इमर्जेंट रे, और ये आपकी हो जाएगी, क्या होगी बीच वाली, रिफ्रैक्टेड रे। क्या होगी? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। हाँ हाँ, वो सिंबल है, मतलब 8 को पूरा मत बनाना, है ना, आखिरी वाला छोड़ देना, ऐसे बस, समझ रहे हो। इससे डेविएशन को अपन डिनोट करेंगे ना, एंगल ऑफ डेविएशन इज डिनोटेड बाय दिस। ये RS इमर्जेंट रे है, ये EF रिफ्रैक्टेड रे है, PQ इंसिडेंट रे। नॉर्मल में कोई मार्किंग नहीं किया, चाहो तो दे सकते हो N डैश, M डैश, नॉर्मल्स। नहीं करेंगे। हाँ, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन हुआ ना यहाँ पे। ठीक है, हो गया सबका डायग्राम। नीचे लिखना, angle of deviation is the angle through which, angle of deviation is the angle through which, angle of deviation is an angle through which incident ray has been deviated by the prism. Is the angle by which incident ray, through which incident ray has been deviated by the prism. ठीक है, इंसिडेंट रे इज डेविएटेड बाय द प्रिज्म, ठीक है। नोट में पिछला वाला रिकॉल करते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का लिखना, नीचे नोट करके लिखो, इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, in rectangular glass slab, the emergent ray was parallel to incident ray. In rectangular glass slab, जो साइड में बना हुआ है ना, the incident ray was parallel to emergent ray. Incident ray was parallel to emergent ray. So there is no angular deviation. So there is no, दोनों पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 होता है ना, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0. So there is no angular deviation, but sideways displacement, but sideways, साइड से डिस्प्लेस हुई है वो. So there is no angular displacement, but sideways displacement, but sideways displacement. Clear है? नेक्स्ट थिंग डालना है रेनबो. रेनबो, ये रेनबो आपका डिस्पर्जन का एप्लीकेशन को बोल सकते हैं, ठीक है. डिस्पर्जन कहाँ अप्लाई हो रहा है इन अ रेनबो. अब ऊपर आसमान में तो प्रिज्म से टंगे नहीं है
है ना। तो वहां पे प्रिज्म का रोल कौन प्ले करते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स। जब पानी गिरता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव लाइक अ प्रिज्म। उनमें जब लाइट एंटर करेगी, द लाइट विल गेट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रेनबो। ठीक है, उसमें होना क्या है देखो, सिर्फ डिस्पर्जन ही नहीं होता, वहां पे 3 फिनोमिना होते हैं। ध्यान से देखना, ये मान लीजिए ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप होगा वाटर का, ये व्हाइट लाइट अंदर गई, इट गॉट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स। ये रेड होगा ना ऊपर वाला, और नीचे वाला वायलेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक फिनोमिना और होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? रिफ्रैक्शन क्या होगा? अगर ये आपका एक एयर है, ये मान लो ग्लास है, हम एक एंगल से लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो इंसिडेंट कराते हैं, सॉरी, ये इंसिडेंट हुई जाके लाइट, और फिर ये आपका नॉर्मल होता था। और क्योंकि एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयरर टू डेंसर है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सही है, सही बना डायग्राम। हर बार मैं ऊपर से नीचे लेके आता था, यहाँ नीचे से ऊपर, मतलब वही टुवर्ड्स द नॉर्मली बेंड हुआ है ना। अब ये फिल्म होता तो वो इधर इधर होता, ऐसा। है क्लियर? है ना। तो ये तो ठीक है, इंसिडेंट रे गई, रिफ्रैक्शन हो गया। पर अगर आप इंसिडेंट रे का एंगल देखोगे तो, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपका? एंगल आई। एक एंगल होता है जिसको अपन क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आईसी। अगर आपका इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं ना। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो आपने और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, बढ़ गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपने और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब वो इस वैल्यू से ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा आपका मीडियम टू मीडियम, आप ग्लास में जा रहे हो कि वाटर में जा रहे हो, ये क्रिटिकल एंगल डिपेंड करेगा उस मीडियम पे। पर अगर आप इस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवा दिए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ द क्रिटिकल एंगल, तब आपकी की पूरी लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी तक क्या हो रही थी वो? रिफ्रैक्ट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड होते हुए जा रही थी, राइट। बट अब क्या होगा, अगर आपने इस एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंस कराया, समझ में आ रहा है ना लिखा वो? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द कंप्लीट रे कम्स बैक टू द सेम मीडियम, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं TIR। TIR stands for टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरी की पूरी लाइट, टोटल पूरी की पूरी लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, कोई भी पार्ट रिफ्रैक्ट होके उस तरफ नहीं गया। समझ में आ रही है बात? है ना। तो ये फिनोमिना यहाँ पे होता है। नहीं होता तो क्या होता है, ये यहीं से चले जाती ना बाहर, है ना। बट ऐसा नहीं होता, ये रेज वापस पीछे आएंगे लाइक दिस। ऐसा कब हुआ? क्योंकि ये भी तो आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस ही है ना। मतलब ये इंसिडेंट रे, इनमें इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होनी चाहिए, तभी ये पीछे आई आ पाई वापस। इसमें देखो हर बार रेनबो नहीं बनता, हम देखते हैं ना कि बनेगा बनेगा रेनबो, अब बनेगा, पर ऐसा हर बार नहीं होता। लेकिन ये कंडीशन हर बार अचीव होनी चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर यहां से आपकी लाइट रेस जो है वो बाहर आएगी 7 कलर्स। मैं यहाँ पे सारे नहीं बना रहा हूँ ना, रेड के बाद सीधा वायलेट बना दिया, ठीक है ना। बट ये अंडरस्टूड है कि बाकी कलर्स इसके बीच में होंगे, है ना, क्लियर? ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं, फिर डायग्राम बनाना नीचे। देखो, व्हेन यू, अच्छा ऐसा लिखना, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, in the formation of rainbow, three phenomena takes place. Three phenomena takes place. They are dispersion, comma, refraction. रिफ्रैक्शन भी तो हो ही रहा ना लास्ट में, यहाँ तो रिफ्रैक्शन हुआ है इस तरफ, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ है, बस यहीं पे रिफ्लेक्शन हुआ है, समझ रहे? तो डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। In this, water droplet acts as a small prism. In this, water droplets acts as a small prism. Full stop. Next line में, when sunlight enters the water droplets, when sunlight enters the water droplets, when sunlight enters the water droplets, comma, dispersion ब्रैकेट में लिखना, पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है। डिस्पर्जन के बाद एक ब्रैकेट लगाना, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, comma, then total internal reflection, and again refraction, and again refraction. देखो यही तो रहा ना, डिस्पर्जन तो हो रहा है ठीक है अंदर जाके, बट पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर वापस रिफ्रैक्शन, जो अंदर आप लोग देखो डिस्पर्जन के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देना। occurs, dispersion occurs, but that dispersion occurs in 3 steps: refraction, total internal reflection, and then refraction. ठीक है, occurs, causing different colors in sunlight, causing different colors in sunlight, to refract at different angles, causing different colors in sunlight to refract at different angles. This results in the formation of a rainbow. This results in the formation of rainbow. ठीक है, इसका डायग्राम बना लेना। This results in the formation of rainbow. मैं अलग से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल वाला है ना, क्योंकि बस ये समझ लेना कि यहाँ पे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब पूरी की पूरी लाइट अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड फिनोमेना पढ़ेंगे अपन चैप्टर में, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला हेडिंग डाल देना, मेन हेडिंग ये हो गया पूरा डिस्पर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, SCATTERING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग वर्ड पहले कभी सुने, कहाँ सुने, कब सुने? 9th क्लास में। कहाँ?
ये अच्छा जवाब है सर, आप बताए थे। कहाँ ये किस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे? हाँ, स्कैटरिंग। ये हो गया सबका डायग्राम। टिंडल इफेक्ट याद है आप लोगों को? टिंडल इफेक्ट नाम सुना सुना लग रहा है, टिंडल इफेक्ट है ना? सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स, सस्पेंशन। हो गया, नोट कर लिए? ये आपका सोल्यूशन हुआ करता था जिसमें पार्टिकल साइज इतने छोटे थे कि जब लाइट इसके अंदर से पास कराओगे तो पास तो होगी, बट हमें उसका पाथ अंदर से दिखेगा नहीं। तो उसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। बट अगर इसी लाइट को अगर आप एक मिल्क सोल्यूशन से या मिल्क एक कोलॉइड है, उससे पास कराओगे तो आपको लाइट का जो पाथ है ना वो दिखेगा। तो कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट वेयर सॉल्यूशंस डू नॉट। का रीजन क्या था कि यहाँ पे पार्टिकल का साइज वाज लार्ज इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इसलिए हमें बीम वहां पे दिख रही है लाइट। स्कैटर का मतलब होता है टकराना। यहाँ पार्टिकल्स इतने छोटे हैं वी कैन नॉट सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आल्सो। तो लाइट इन पार्टिकल से टकरा ही नहीं पाती है, इसलिए लाइट हमें नहीं दिखती है। हमें यहाँ लाइट क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे लाइट एयर से स्कैटर हो रही है। एयर के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि दे कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, इसलिए हमें यहाँ लाइट दिख रही है, लाइट का पाथ दिख रहा है, राइट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? तो स्कैटरिंग मतलब किसी पार्टिकल से लाइट का टकराना और फिर वापस से उससे पास होके फिर से आना, डेविएट होके फिर से जाना, उसको बोलते हैं अपन स्कैटरिंग। समझ रहे हैं? ठीक है, डेफिनेशन लिखो स्कैटरिंग का। When light passes through air, कभी देखते हैं धूप, एक अगर रूम में एक स्लिट है तो वहां से अगर लाइट आती है तो आपको कुछ पार्टिकल्स दिखते होंगे, डस्ट डस्ट टाइप के पार्टिकल्स, देखें कभी? वो डस्ट के पार्टिकल्स आपके लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। दे आर लार्ज इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ठीक है? When light passes through air, it is first absorbed by air molecules. It is first absorbed by air molecules. और एयर में डस्ट भी तो होगा, कॉमा डस्ट पार्टिकल। When light passes through air, it is first absorbed by air molecules, comma dust particle, etc., and then re-radiated, and then re-radiated, and then re-radiated। एक बार तो जिस सोर्स से आ रही होगी उसने रेडिएट कर दिया था लाइट को, ये टकराने के बाद फिर से उसको रेडिएट करेंगे तो री-रेडिएटेड वर्ड आ रहा है इसलिए। ठीक है? एंड देन री-रेडिएटेड इन वेरियस डायरेक्शंस, in various directions, in various directions। ठीक है? This phenomena is called scattering। This phenomena is called scattering। ठीक है? स्कैटरिंग और वेवलेंथ में भी एक रिलेशन है, जैसे भी अपन ने देखा ना डेविएशन और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन था। जिसका वेवलेंथ ज्यादा था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, उसका बेंडिंग भी कम हुआ, यानी डिस्पर्जन कम हुआ। समझ रहे हैं? अब वैसे ही वेवलेंथ और स्कैटरिंग में भी एक रिलेशन होता है, तो नीचे लाइन में लिखना द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड इंक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ लाइट scattered increases, the amount of light scattered increases with decrease in wavelength of light, with decrease in wavelength of light। with decrease in wavelength of light मतलब जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा। तो अगेन रेड का तो वेवलेंथ ज्यादा था, उसका स्कैटरिंग
कम होगा। तभी तो रेड जो डेंजर के साइंस होते हैं देखोगे आप लोग, वो हमेशा रेड कलर के होते हैं। ठीक है, वो एक वो कंकाल वाला बना रहता है ना, सब भूतिया वाला, वो भी रेड कलर का होता है हर जगह, है ना। कहीं जहाँ आपके खंभे होते हैं वहां पे हाई वोल्टेज लाइन है, तो वहां पे रेड कलर से डेंजर दिखा रहता है। आपका ये सिग्नल, रुकने वाला सिग्नल लाल होता है ताकि आपको दूर से ही दिख जाए कि वो लाल है। हरा आपको बहुत दूर से नहीं दिखेगा, बट रेड आपको बहुत दूर से दिख जाएगा। उसका रीजन है कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, ग्रीन कलर का वेवलेंथ कम है, तो ग्रीन कलर जल्दी स्कैटर हो सकता है आजू बाजू डिफरेंट डायरेक्शंस। फिर वो एक बार स्कैटर हो गया तो हमें जहां पे है लाइट वो नहीं दिखेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, स्कैटरिंग कम है, इसलिए डेंजर को दिखाने के लिए हम रेड यूज करते हैं ताकि दूर से हमको डेंजर का साइन दिख जाए। क्योंकि रेड लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा नहीं होगा, तो वो सोर्स वहीं पे जहां पे लाइट है ना वहीं पे दिखेगी हमें पूरी रेड लाइट। अगर स्कैटरिंग ज्यादा होता तो वो पूरी रेड लाइट बिखर जाती। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? और हमें वहां दिखती नहीं रेड लाइट उस जगह पे जहां मुझे रुकना है, जहां डेंजर है ना। क्लियर? वो रेड लाइट पूरा स्कैटर हो जाता है। तभी हमें स्काई भी ब्लू दिखता है। आप अगर देखोगे तो व्हाइट लाइट है ना, पूरा सन की जो लाइट है वो कहती है व्हाइट लाइट है, बट हमें हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लू लाइट का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है, ये ब्लू कलर पूरा आसमान में फैल जाता है। हम जब ऊपर देखते हैं तो हमें स्काई ब्लू दिखता है, जबकि व्हाइट लाइट में रेड कलर भी है, बट दैट रेड कलर डज नॉट स्कैटर मच बिकॉज ऑफ इट्स हाई वेवलेंथ। समझ में आ रही बात? ओके, तो एक एग्जांपल लिखो नीचे। एग्जांपल, blue light scatter more than red light. Blue light scatter more than red light. उसका रीजन क्या है कि रेड लाइट का वेवलेंथ ब्लू लाइट से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो ब्लू लाइट स्कैटर मोर देन रेड लाइट बिकॉज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। Because the wavelength of red light is more than the wavelength of blue light. Wavelength of blue light. ठीक है, एक चीज और कहेगा ऊपर मार्जिन वाले में लिख लेना, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा जानते हैं क्या होता है? दिस इज लैम्डा। अल्फा तो सुने होंगे ना, अल्फा, बीटा, गामा, है ना। ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, जिससे अपन ने किसको डिनोट किया था? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और ये आपका लैम्डा। ये सब ग्रीक अल्फाबेट्स है, राइट? जैसे हमारे ABCD है वैसे उनके ग्रीक लेटर्स होंगे। ठीक है, हाँ। तो क्या लिखे? ये लिख लेना कई साइड में। ठीक है, वेवलेंथ को हम लैम्डा, क्योंकि आपको दिखेगा कई जगह बुक में ऐसा लिखा होगा कि लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा बी। ये क्या है? व्हाट इज दिस? वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ, अभी आपने वही लिखा। ठीक है, उसको सिंबॉलिकली ऐसा भी कई बुक में लिखा रहेगा। हमें क्लियर? और स्कैटरिंग ब्लू का ज्यादा होगा, रेड का कम। ठीक है, तो अब इनमें गिव रीजन आते हैं। जैसे मैंने अब आपका डिस्कस किया मैंने कि व्हाई डेंजर्स आर डिनोटेड बाय रेड कलर्स, रीजन बताओ। व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, रीजन बताओ। व्हाई टू एस्ट्रोनॉट्स स्पेस अपीयर्स टू बी ब्लैक, वहां क्या होगा? वहां तो एयर नहीं है, स्कैटरिंग नहीं होने वाली। समझ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एयर वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं है, इसलिए वहां पे उनको पूरा ब्लैक दिखता है, भले दिन का टाइम क्यों ना हो। ठीक है, तो इससे कुछ अपन फिनोमिना नीचे लिखते हैं। हिंट डाला नेक्स्ट, स्कैटरिंग इन डे टू डे लाइफ। स्कैटरिंग इन डे टू डे लाइफ, स्कैटरिंग इन डे टू डे लाइफ। फर्स्ट लिख लो, स्काई लुक्स ब्लू। रीजन भी लिखवा रहा हूं मैं आपको। पहला है स्काई लुक्स ब्लू। ठीक है, जिसमें हाइफन डाल के इसका रीजन लिखेंगे अपन। When sunlight travels from Earth's atmosphere, when sunlight travels from Earth's atmosphere, blue light is scattered more than red.
blue light is scattered more than red. Stop. This blue light enters our eyes. This blue light enters our eyes when we look up. When we look up. This blue light enters our eyes when we look up. So stop. Therefore, sky looks blue. Therefore, sky looks blue. ठीक है, एक और लिखना नीचे, सेकंड पॉइंट, ये समझ में आ गया ना। अब इसमें गिव रीजन आएगा तो अपन को यही चीज लिखना है उसमें, व्हाई स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, इसमें ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सेकंड पॉइंट, सेकंड लिखना, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, डेंजर सिग्नल्स आर रेड बिकॉज, danger signals are red because red light is scattered least by the atmosphere, because red light is scattered least, L-E-A-S-T वाला least ना, least by the atmosphere, इसलिए वो larger distance तक travel कर सकती है लाइट बिना स्कैटर किए। ठीक है, by the atmosphere, full stop. Therefore it can travel larger distances, therefore it can travel larger distances with sufficient intensity, therefore it can travel larger distances with sufficient, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी रेड लाइट की, दूर तक आपको एकदम रेड दिखेगा वो, विथ सफिशिएंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब उसका पावर। ठीक है, विथ सफिशिएंट इंटेंसिटी, ये समझ में आ गया रीजन। ठीक है, थर्ड लिखना एक और, वो एस्ट्रोनॉट वाला लिख लेते हैं, स्काई लुक्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स, स्काई लुक्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स hyphen डाल के, this is because there is no atmosphere, this is because there is no atmosphere, this is because there is no atmosphere at such height, at such height, this is because there is no atmosphere at such height, to stop. If there would have been no atmosphere on Earth, if there would have been no atmosphere on Earth, the sky would have appeared black from the Earth also. If there would have been no atmosphere on Earth, the sky would have appeared black from Earth also. The sky would have appeared black from Earth also. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे। अब देखिए, सनराइज और सनसेट के समय हमें सन कैसा एकदम रेडिश दिखता है ना, क्योंकि सनसेट और सनराइज के समय हमसे सन एकदम दूर पे रहता है। ठीक है, मतलब अगर आप ये बनाएंगे ना, तो यहाँ पे सन आपके पास में है, और जैसे जैसे आप ये सनराइज के समय या सनसेट के समय, है ना, सनराइज से सनसेट, तो इस समय वो आपसे बहुत दूर रहता है सन, तो सारी लाइट आते आते आप तक स्कैटर हो जाती है, सिर्फ रेड लाइट आप तक पहुंच पाती है, इसलिए हमें सनसेट और सनराइज के समय सन आपका रेड दिखता है। ठीक है, तो लिखो इसका, सन लुक्स रेड, सन लुक्स रेड at sunrise and sunset, sun looks red at sunrise and sunset.
हाइफन डाल के लिखेंगे इसका रीजन। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, sunlight travels a long distance, sunlight travels a long distance, sunlight travels a long distance through the earth's atmosphere, through the earth's atmosphere, through the earth's atmosphere. So most of the blue light is scattered, most of the blue light is scattered, most of the blue light, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है, वो पूरी स्कैटर हो जाएगी आप तक पहुंचते पहुंचते। फुल स्टॉप। white light from which, white light from which, white light from which blue light has been removed, white light from which blue light has been removed। मतलब अगर आप व्हाइट लाइट में से ब्लू को रिमूव कर दोगे ना तो आपका कलर रेडिश येलो टाइप का दिखेगा, और वैसे ही हमें सनराइज और सनसेट के समय सन दिखता है। तो क्या लिखे हैं, व्हाइट लाइट फ्रॉम विच ब्लू लाइट हैज बीन रिमूव्ड लुक्स रेड और येलो कलर्ड, लुक्स रेड और येलो कलर्ड, लुक्स रेड और येलो कलर्ड। कितने पॉइंट्स लिखे अपन, 4। ठीक है, नेक्स्ट लाइन डाल के छोड़ दो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये लास्ट फिनोमिना है चैप्टर का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी तक हम रिफ्रैक्शन ग्लास में, वाटर में कर रहे थे, प्रिज्म में कर रहे थे, राइट। अब हम रिफ्रैक्शन एयर में करवाएंगे, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये संडे को ना इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। क्या क्या टॉपिक हमने